बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सेकंड पेपर में पिछले 2-3 कालांश से अपन रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समस्याएं। देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनमें कई तरह की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के कारण से धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होती जा रही है और उस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयत्न किए, परंतु फिर भी उनकी स्थिति में आर्थिक सुदृढ़ता में अभी तक कोई अंतर नहीं आया। तो जो विशेष करके समस्याएं आती हैं वो रीजनल रूरल बैंक्स के रूप में जो बड़ी समस्या है वो अनुत्पादक जो कार्य हैं उनमें ऋण देना है। जैसे मान लीजिए आप एक पॉलिटिकल सिस्टम चलता है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में किसको ऋण देना है किसको ऋण नहीं देना है ये विचार नहीं किया जाता। तत्काल ऋण की स्वीकृति होनी चाहिए और ऋण बांट देना चाहिए। जैसे किसी सरकार किसी विशेष तबके को ऋण देना है तो वो बैंक्स को निर्देश जारी कर देती है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है इनके सामने कि ऐसा ऋण दिया जाता है जो अनुत्पादक यानी अनप्रोडक्टिव कार्यों में लगाया जाता है। तो अनप्रोडक्टिव कार्यों में लगाया गया जो ऋण है वो वसूल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये रीजनल रूरल बैंक की सबसे बड़ी समस्या है। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ऋण लेकर के आपने किसी उत्पादक कार्य में उसको लगाया तो उसका उपयोग होगा। आपने ऋण लिया और उसको ऐसे कार्य में लगा दिया जिससे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हो रहा। मान लीजिए कृषक ने अपने खेत के विभिन्न प्रकार के यंत्र मंगाने के लिए खरीदने के लिए ऋण लिया, परंतु किसान ने वो यंत्र नहीं खरीदे और उसके अलावा जो दूसरे कार्य थे, घर का निर्माण करना है या कोई शादी विवाह करना है या दूसरे प्रकार के जो कार्य हैं वो करने में अगर वो धन लगाता है तो उसमें रिजल्ट क्या आता है कि वो किसी प्रकार के कोई उत्पादक कार्य नहीं है और उत्पादक कार्य नहीं होने के कारण से स्थिति ये हो जाती है कि वो अनुत्पादक कार्यों में लगा हुआ ऋण वसूल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बड़ी समस्या है इन रीजनल रूरल बैंक्स में कि जो ऋण लिया जाता है वो अन्यत्र दूसरे कार्यों में लिया जाता है और दूसरे कार्यों में लेने के कारण से इनकी वसूली होना बहुत असंभव है। दूसरी समस्या बड़ी जो आती है इनके सामने वो है तरलता की। तरलता की समस्या है, तरलता लिक्विडिटी जिसको कहते हैं। लिक्विडिटी की समस्या इसलिए है, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि बैंक्स के पास कितनी लिक्विडिटी है, उसके पास कितना धन है। तो देखा ये गया कि बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स की स्थिति है वो बहुत कमजोर है। बैंक्स जो जमाएं स्वीकार करता है, ग्रामीण बैंकों की खास बात ये है कि वहाँ जमाएं बहुत कम आती हैं। और ऋण कैसे दिया जाता है हमने साख के सर्जन में पढ़ा था। ऋण कब दिया जाएगा जब बैंक के पास जमाएं आएंगी। जैसे ही बैंक के पास जमाएं आएंगी वो उनमें से कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व के रूप में रखते हुए जारी कर देता है। फिर जमाएं आएंगी उनके पास, फिर वो ऋण बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये कि जिन बैंक्स के पास जमाओं की प्रतिशत ज़्यादा होती है वो ऋण ज़्यादा प्रदान कर सकते हैं। परंतु पहली ये तो स्थिति है लिक्विडिटी के बारे में, परंतु यहाँ तो स्थिति ये है कि लिक्विडिटी बिल्कुल कम हो जाती है और जो कैश रिजर्व रेशो है वो भी नहीं रखा जाता और इन सबको नज़रअंदाज करते हुए, इन सब का ध्यान नहीं रखते हुए भी बैंक्स ऋण देते रहते हैं और स्थिति आ जाती है कि वो ऋण डूबने के कगार पे। बहुत बड़ी समस्या है बैंक्स के सामने कि उनके ज़्यादातर ऋण इसलिए डूबते हैं कि उनके पास लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है। तीसरी जो बड़ी समस्या है वो संगठन की समस्या है। ऑर्गेनाइजेशन जो बना हुआ है बैंक्स का, यानी संचालन का जो तरीका है, बैंक्स का जो मैनेजमेंट है, बैंक्स के जो विभिन्न प्रकार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये एक अटपटी समस्या बनी हुई है सरकार के सामने। विभिन्न प्रकार के जो ग्रामीण बैंक्स हैं उनको संचालित करने के लिए अलग डायरेक्टर्स होते हैं, उनके निर्देश भी अलग तरह के होते हैं। तो बैंक के सामने समस्या जो होती है वो अपनी मर्जी से अपने आदेशों निर्देशों को बदलते रहते हैं। आजकल तो धीरे धीरे थोड़ा सुधार हो रहा है। विभिन्न प्रकार के जो नेशनलाइजेशन बैंक्स हैं उन्हीं की तरह से इन रीजनल बैंक्स को भी टैकल किया जा रहा है, वो नियम भी इनके यहाँ लागू किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो लैंड रिफॉर्म्स बैंक्स हैं
या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके चेयरमैन होते हैं पॉलिटिकली। और जो पॉलिटिकली लोग आते हैं वो क्या करते हैं, बैंक्स की स्थिति को खराब करते हैं। कहने का मतलब है कि वो अपने हित की बात सोचते हैं, उनको मतलब नहीं है कि बैंक की स्थिति कैसी रहेगी या बैंक की पोजीशन क्या रहनी चाहिए और क्या नहीं रहनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि विभिन्न प्रकार की जो शाखाएं खोली जाती हैं वो ऐसी जगह, ऐसे स्थान पे खोली जाती हैं जहां उनका कोई मतलब नहीं हो, उनमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आपने देखा होगा कई शाखाएं ऐसी जिनके यहाँ कोई डिपॉजिट से नहीं आता। तो बैंक का मूल उद्देश्य ये है कि जमाई स्वीकार करना और ऋण देना, लेकिन इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति अगर नहीं होती है तो बैंक की शाखाओं का कोई मतलब ही नहीं। लेकिन फिर भी राजनीतिक दखलंदाजी होने के कारण से, क्योंकि मैनेजमेंट में और इनके गवर्निंग बॉडी में या इनके संचालन में राजनीतिक दखलंदाजी होती रहती है, चेयरमैन बनते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो इन सब बातों को देखते हुए ये लगता है कि इनको ब्रांचेज खोलनी पड़ती हैं, और जो ब्रांचेज खोली जाती है वो घाटे में जाती है, और जो ब्रांच घाटे में जा रही है तो शेष जो ब्रांच ठीक चल रही है उनकी भी वो प्रॉफिट को कम कर देती है। तो कहने का मतलब कि ओवरऑल ऐसी ब्रांचेज खोली गई जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, जिनका कोई उपयोग नहीं है। अगली बहुत बड़ी समस्या है वो है निजी स्वार्थ है। जैसे मैंने आपको बताया कि राजनीतिक क्षेत्र होने के कारण से लोग अपने हिसाब से निर्णय करते हैं। मैंने एक प्लान बनाई जो मेरे फेवरेबल लोगों के लिए है। आप अगर बैंक्स में आते तो आप एक ऐसी प्लान बनाओगे जो आपके लोगों के लिए है। तीसरा अगर कोई व्यक्ति आएगा तो वो तीसरी तरह के प्लान बनाएगा। कहने का मतलब ये कि लोगों के प्राइवेट स्वार्थ इतने हो जाते हैं, सेल्फिश इतने हो जाते हैं लोग कि बैंक्स की मूल भावना को खत्म कर देते हैं। बैंक की जो मूल भावना है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, ग्रामीण तबके को डेवलप करना है, गरीबों को साधन पहुंचाना है, या सिंचाई के साधन बढ़ाने हैं, या डेयरी फार्मिंग को अग्रसर करना है, या लघु उद्योगों को विकसित करना है, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, गौण हो जाती हैं। ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं और निजी स्वार्थ बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं, और निजी स्वार्थ हावी होने के कारण से ये परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। अब ऋण ज़्यादा दिया गया, लिक्विडिटी कम होती गई, निजी स्वार्थ बढ़ते गए, तो स्थिति क्या आएगी, रिजल्ट क्या आएगा, बैंक के अधिकतर ऋण डूबने लग गए। बैंक्स के द्वारा किए गए एडवांसेस ज़्यादातर डूबत खाते की तरफ चला गया, और जैसे ही डूबत खाते की तरफ जाता है तो बैंकिंग इंडस्ट्री को घाटा होता है, और जैसे ही बैंकिंग इंडस्ट्री को घाटा होता है तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार पहले भी इन बैंक्स को बंद कर दी थी। इनका संचालन हानिकारक है, या विभिन्न प्रकार की पॉलिसी में वो आ जाते हैं, तो हानिकारक होने के कारण से उनको हानियों का सामना करना पड़ता है, और इनसे और अधिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की ऐसी एजेंसी हैं जो इनकी दखलंदाजी करती रहती है। जैसे मान लीजिए वसूली के लिए आपने कुछ एजेंसियां बनाई, और वो वसूली वाली एजेंसी उन व्यक्तियों से जाकर के मिल जाती है जो ऋण लेते हैं। अब वसूली की प्रतिशत घटती जाती है, तो देख लीजिए एक बार अगर ऋण दिया गया, वो कलेक्ट नहीं हुआ या रिफंड नहीं हुआ या वसूली नहीं हुई, तो उस बैंक की स्थिति क्या होगी, फिर दोबारा ऋण दे दिया जाता है, फिर तीसरी बार ऋण दे दिया जाता है। जैसे सरकार की पॉलिसियाँ हैं ऋण माफी की, स्टेट गवर्नमेंट घोषणा करती हैं, भारत सरकार भी समय समय पर घोषणा करती है अपने चुनावी वायदों के अनुसार कि ज़्यादातर किसानों का ऋण हम माफ़ कर देंगे। अब जैसे ही माफ़ करते हो तो जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा जितने भी एडवांस राशि दी गई है, जितने भी लोन दिए गए वो बेकार हो गए, और ये बैंकिंग इंडस्ट्रीज घाटे में चली जाती है, और घाटे में जाने के कारण से इनका घाटे से उभरना मुश्किल हो जाता है, इनके पास लिक्विडिटी कम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स बैंक्स हैं, ऐसे रीजनल बैंक्स हैं, ऐसे रूरल बैंक्स हैं जिनकी स्थिति दयनीय होने के कारण से वो बंद होने के कगार पे हैं। आप देख रहे हो कई बार सरकार मर्ज करने का काम करती है, कई बार दूसरे बैंक के साथ जोड़ करके उसको चलाने के प्रयत्न करती है। तो कहने का मतलब है कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज की, खास करके रूरल बेल्ट की जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज, उसकी हालत वसूली न होने के कारण से, अनुत्पादक ऋण देने के कारण से, या यूँ कह दीजिए पॉलिटिकल दखलंदाजी होने के कारण से धीरे धीरे खराब होती जा रही है। फिर ब्याज दर जो है वो बिल्कुल अटपटी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम मात्रा में है, और बहुत कम मात्रा में होने के कारण से उनको जो प्रॉफिट होना चाहिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज को वो नहीं हो पाता है। अब वसूली में समस्या आ जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, और दूसरी बात ये कि
दखलंदाजी रहती है समय समय पे। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं बैंकिंग इंडस्ट्रीज के सामने, जो सर्वाइव करना बड़ा कठिन हो रहा है उनके सामने आज की स्थिति में अगर देखें। तो खास करके इन बैंक्स और इंडस्ट्रीज को ये देखना चाहिए कि इनके बारे में विचार करते हुए इसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, तब जाके होगी। तो कुछ समस्याओं के समाधान अपन नेक्स्ट करेंगे।